नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा NPCIL का ऑफिशियल पेपर है, जो कि हमारा 24/9/2019 को पेपर हुआ था। उसी का ये हमारा ऑफिशियल पेपर है। ये जो हमारा पेपर है, ये हमारे स्टिपेंडियरी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड जो ऑपरेटर पोस्ट है, उसके लिए जो पेपर है ये, ठीक। ये जो हमारा पेपर है, ये हमारा प्री टेस्ट है, जो हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट है, पेपर फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट वाला, वही पेपर है। इसके लिए जो आपको समय प्रोवाइड किया जाएगा 60 मिनट, जो कि आपके एडमिट कार्ड पर भी आपको दिख रहा होगा। मैक्सिमम आपका 150 नंबर की ये पेपर होने वाला है। और इसमें जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मैथ के 20 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान के 20 क्वेश्चन, सामान्य जानकारी के 10 क्वेश्चन। अगर आपका एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन गलत होगा तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। यही आपका एग्जाम पैटर्न है भी टोटल है। ये जो आपका पेपर होगा OMR बेस पर ही आपका कराया जाएगा। इस बार के सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है, सेम पिछले वर्ष की तरह, ठीक। तो इस पेपर से आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। NPCIL में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो है हमारा ऑपरेटर 10+2 वर्ग का यहाँ पर कैटेगरी सेकंड STTM प्रारंभिक पेपर जो है हमारा प्रिलिमिनरी पेपर फॉर ऑपरेटर 10+2 कैटेगरी सेकंड STTM वाला। सबसे पहले यहाँ पर हमारा मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो 20 क्वेश्चन कौन से हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। जिसमें से हमारा ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोवेस्ट 4 डिजिट नंबर ऑफ फॉर्म बाई 1204। यानी कि 1204 द्वारा बनाई गई 4 अंक की न्यूनतम संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए 4 अंक की न्यूनतम संख्या आपको बताना है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें जो 4 अंक की न्यूनतम संख्या है, यही आपको चूज करना है। अब देखिए यहाँ पर जो 1204 है, अगर इसे देखा जाए तो ये हमारा सबसे बड़ी संख्या है, ठीक। तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। और जो 0124 है, तो ये हमारा क्या है, सबसे छोटी संख्या है। अब यहाँ पर पूछा गया कि 4 अंक की न्यूनतम संख्या बताना था, लेकिन जो यहाँ पर ऑप्शन बी आपको दिख रहा है, ये हमारा 0124 यानी कि 124, जो कि हमारा 3 अंक की संख्या बन रही, जबकि हमसे पूछा गया 4 अंक की न्यूनतम संख्या। तो ऑप्शन बी भी हमारे यहाँ पर नहीं सही होगा। अब बचा हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब आप देख सकते हैं 1024 और 1042 दोनों में कौन सा छोटा है। तो हमारा 1024 यहाँ पर छोटा है, तो यहाँ पर सबसे छोटा ही पूछा गया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1024 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1/3 को प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए यहाँ पर 1/3 को अगर हम लोग प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 33.33%। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो दूसरे का यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ 6400 रेशियो 800, यानी कि 6400 अनुपात 800 का अनुपात कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे यहाँ पर, ठीक। तो 0 से 0 कट जाएगा। अब 8 को यहाँ पर 64 काटेंगे तो यहाँ पर 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 8:1 का अनुपात यहाँ पर आएगा। तो 8:1 आएगा यहाँ पर, 8:1। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तीसरे का। अब देखिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्क्वायर हैज एरिया ऑफ 5 to 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द पेरीमीटर इन सेंटीमीटर। एक वर्ग का क्षेत्रफल 529 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर में परिधि की गणना करिए। तो देखिए स्क्वायर की बात अगर करें तो दोस्तों, जो आपका स्क्वायर होता है, आपको पता होगा कि ये जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वही हमारा स्क्वायर यानी कि वर्ग होता है। तो वर्ग का अगर भुजा ए है तो इसका जो क्षेत्रफल निकल कर आता है वो हमारा ए स्क्वायर आता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान दिया है कितना, 529 दिया है। तो यहाँ पर अगर हम ए स्क्वायर का मान 529 है, तो यहाँ पर ए का मान निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, ठीक। तो 23 आ जाएगा। अब 23 हमारा क्या है, भुजा है। अब परिधि क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों वर्ग का भुजा जो होता है, ये चारों भुजाएं समान होती हैं। अब चारों भुजाओं का योग ही हमारा परिधि कहलाएगा। तो चारों भुजाओं का योग क्या होगा, हमारा परिधि कहलाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 4a। तो वर्ग का जो परिमाप परिधि निकल कर आएगा वो आएगा 4a। 4a, अब हमें पता है कि 4 इंटू ए का मान हमारा 23 निकल कर आया ही है। 4 गुणे 23 करेंगे तो 4×3=12 हो जाएगा। एक बचे 4×2=8, 1×9, तो 92 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो यहाँ पर हमारा 92 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है
पांचवें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 11 है एंड a माइनस बी इक्वल टू 5 है, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि a प्लस बी का मान 11 है और a माइनस बी का मान 5 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोस्तों आपको आगे सॉल्व करने से पहले हम आपको बता दूं, तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि एक कोष्टक में प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इसका मान होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो इसी फार्मूले का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया था, तो यहाँ पर हम ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान रख के यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे। तो ए प्लस बी का मान हमारा कितना है, 11 है, गुणे कितना है, ए माइनस बी का मान कितना है, 5। तो 11 पचे 55, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 55, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पांचवें का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन कह रहा है, छठा क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट 20 गुणे अंडर रूट 5 का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों अंडर रूट 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5, 2 दूने 4 पच्चे 20 और गुणे रूट 5 ये है ही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अब ये हमारा दो दो का यहाँ पर पेयर अब बन जाएगा। अब यहाँ पर इसको करणी करणी हम लोग एक तरफ कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 गुणे 5 आएगा, यानी कि हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा 10। तो 6 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा 10। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 675 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। कह रहे संपूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 675 संख्या को न्यूनतम किस संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सिंपली आपको क्या करना है, तो 675 है, आप इसको यहाँ पर भाग विधि से आप इसे कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर इसको 3 से आप लोग काटेंगे, तो देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 पच्चे 15 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए, इसको फिर 3 से काटिए, तो 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15, फिर इसको 3 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। अब यहाँ से इसको 5 से काटिए, 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटिए तो 5 का नाम 5। अब देखिए यहाँ पर हमारा जोड़ा अगर देखा जाए, तो यहाँ पर क्यूब बनाने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि अंक जो होने चाहिए 3 होने चाहिए। तो देखिए 3 का जोड़ा यहाँ पर तो बन जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 का जोड़ा 2 बार बन रहा है, जो कि हमें 1 की और कमी पड़ रही है। तो 1 की अगर यही कमी पड़ रही है, अगर हम 5 और रहता है यहाँ पर हमारे पास, तो हमारा संख्या क्या होता है, पूर्ण घन बन जाता है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5, यानी कि 5 का अगर और हम लोग गुणा कर देंगे, तो ये हमारा जो संख्या है 675 वो हमारा पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर सातवें का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आठवां क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर आठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि इसे हम थोड़ा मिटा दें। देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कह रहे हैं कि 72% जो है यहाँ पर आप 25 स्टूडेंट आर गुड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट आर बैड इन मैथमेटिक्स। कह रहे हैं 25 में से 72% छात्र गणित में अच्छे हैं, तो कितने छात्र गणित में अच्छे नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, टोटल स्टूडेंट यहाँ पर कितने हैं, 25 स्टूडेंट हैं, जिसमें से कह रहा है कि 72 छात्र अच्छे हैं, तो 72% छात्र अच्छे हैं। तो देखिए 25 का 72% कितना होगा, 25 गुणे 72/100, तो ये हमारा कितना आ जाएंगे, स्टूडेंट की संख्या है। तो 25 से काटेंगे तो 25 चौक के 100, और इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का नाम 4 और 4 8 32, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा 18, यानी कि 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि गणित में अच्छे हैं। तो टोटल स्टूडेंट हमारे 25 हैं, गणित में कितने अच्छे हैं, तो 18 हैं। तो अगर हम लोग गणित में 18 स्टूडेंट अच्छे हैं 25 में से, तो बचे कितने हमारे 7, 5 2 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि हमारे स्टूडेंट हैं जो कि गणित में अच्छे नहीं हैं। तो गणित में अच्छे नहीं हैं कितने स्टूडेंट हैं, तो 7 स्टूडेंट। यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 8 का डी। अब देखिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि 92.53 भागा 10 कह रहे हैं। यहाँ पर तो 92.53 में 10 से जब हम लोग भाग देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9.253। तो 9वें का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 9वें का सी तो काफ़ी छोटा था। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट व्हाट नंबर सेल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। यानी कि कह रहा है ये जो सीरीज दिया गया, इस सीरीज में जो अगला अंक आएगा वो कितना आएगा। अब देखिए 2 है,
2 का आधा कितना होगा 1, 1 का आधा आधा, आधा का आधा 1/4, अब 1/4 का आधा 1/8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो 1/8 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 10वें का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 10वें के यहाँ पर बी आंसर 1/8। देखिए यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं लाग बेस 10 है और इसके बाद यहाँ पर है 10,000 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब देखिए यहाँ पर जो लाग है, लाग बेस 10 है। अब यहाँ पर देखिए जो 10,000 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, और आपको पता होगा कि लाग m पावर n इक्वल टू होता है n log m। ठीक, ये आपको पता होगा। तो इस फार्मूले का अगर हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा कि 4 log बेस 10 और इसके बाद यहाँ पर 10। अब हमें भी पता है दोस्तों कि log 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब इसका मान 1 हो जाएगा, तो 4 × 1 इक्वल टू 1, सॉरी 4। यहाँ पर हमारा 4 करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 11 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 4। अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है द क्यूब रूट ऑफ 0.0000064 इज। यहाँ पर देखिए क्यूब रूट यानी कि घनमूल ज्ञात करना है। तो देखिए घनमूल ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले दशमलव देखेंगे कितने अंक पे लगा है, तो 2 2 4 तो 6, तो 6 अंक पे दशमलव लगा है। तो घनमूल निकालेंगे तो हमारा 2 अंक पे दशमलव लगेगा। 2 अंक पे दशमलव हमारा किस में लगा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो 12 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है हमारा अगला क्वेश्चन 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इफ x minus y equal to 1 then what is the value of x cube minus y cube in minus 3x। यदि x minus y equal to 1 है तो x cube minus y cube minus 3xy का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग x minus y equal to 1 जो दिया है, यहाँ पर जो हम x equal to हम लोग बाई चांस मान लेते हैं कि 2 है। ठीक, तो और y equal to हम लोग यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो 2 में से एक जाएगा वो एक आएगा। यहाँ पर देखेंगे तो हमारा इक्वेशन इक्वल हो जा रहा है, मतलब बराबर है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक्स क्यूब में यहाँ पर एक्स क्यूब का मान यहाँ पर रखेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस वाई का मान रखेंगे 1, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का मान हमने 2 माना है और वाई का मान हमने 1 माना है। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, माइनस 1 का क्यूब 1 आएगा, माइनस ये 6 आ जाएगा, यानी कि 8 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 यहाँ पर 13 है, यानी कि यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये हमारा आ गया 13 का बी। अब यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर रूट 100 है प्लस अंडर रूट 49 है, इसका मान कितना आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं अंडर रूट जो 100 है इसका मान निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 10 प्लस अंडर रूट 49 का मान आएगा 17। ये दोनों योग होकर कितना बनेगा, 17। 17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 17 गुणे 17 लिख सकते हैं। अब अंडर रूट 17 गुणे 17 हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट 289। ठीक, तो 14 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो 14 के यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 15 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि 200 माइनस 96 है भागा 4 है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए 200 माइनस 96/4 है, तो इसको देखिए 4 दूना 8, 4 चौके 16, 200 में से 24 हमारा घटेगा तो कितना आएगा। तो देखिए 200 में से अगर हम लोग 24 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 176 आएगा। तो 15 का यहाँ पर सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर कि 1.3 इंटू 1.3, तो इसको दोस्तों हम लोग ए मान लेते हैं 1.3 को, तो ये हो जाएगा। 0.67 को इसको हम लोग बी मान लेते हैं, ये हमारा बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 1.3 ए हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की यहाँ पर हमारा एक फार्मूला बना है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा हमारा फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर मान रख लेते हैं, ए का मान कितना है हमारा, ए का मान है 1.33 प्लस बी का मान कितना है 0.67। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आएगा
2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि हमारा आ जाएगा 4। तो 16 का यहाँ पर दोस्तों हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर 4। ठीक, तो 4 वाला यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी आसान आसान सा क्वेश्चन आता है। 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कह रहा है यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कास ए। यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 है तो कास ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपको ये फार्मूला याद होगा, कास स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो हमें पता है अब कास स्क्वायर ए का मान 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 3×3 = 9 बटे 5×5 = 25, यानी कि कितना आ जाएगा 16/25। ये किसका मान आया, कास स्क्वायर का मान। तो कास ए का मान कितना आएगा, तो √16/25 आ जाएगा। √16/25 इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 4/5। तो 4/5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 17 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 8³ इंटू 8² इंटू 8⁻⁻5 इसका मान कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पर 8 का क्यूब है इंटू 8 का स्क्वायर है बटे ये 8 का पावर जो पावर -5 है, तो ये हमारा माइनस को इसको प्लस में अगर करना है तो भाग में चला जाएगा 8⁻5। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या हो जाएगा 8⁻3 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 8⁻5 इक्वल टू 8⁻5 बटे 8�5। ये कट के हमारा कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 18 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, 18 का ए हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। एम का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए एम का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। कह रहा है 5 का पावर एम है, भागा मतलब बटा हो जाएगा 5 का पावर -3 है। ठीक, इक्वल टू 5 का पावर 5 है। तो यम का मान ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम अब 5 का पावर यम है इंटू, अब देखिए 5 का पावर जो -3 है इसको जब हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 का पावर +3 हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 5 का पावर ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा गुणा में है ये हमारा 5 का पावर क्या हो जाएगा m+3 हो जाएगा इक्वल टू 5 का पावर 5। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे अब घातों की हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में घातों की तुलना कर लेंगे। तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए m+3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2। तो 19 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर कि द नंबर 84y021 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 11, फाइंड द डिजिट y। कह रहे जो संख्या 84y021 है, संख्या 11 द्वारा पूरी तरह से विभाज्य है, तो अंक y खोजें। तो देखिए y का अंक यहाँ पर ज्ञात करने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल वाला, कि जो यहाँ पर विषम संख्या होती है उनका योग का अंतर यहाँ पर देखेंगे। ठीक, ये लगभग क्या होता है सेम होता है, मतलब इनका अंतर 11 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम लोग देखें दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो संख्या है हमारा यहाँ पर, तो 1 और 0 कितना हो जाएगा 1 और 4 इधर हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आया 5 आया। और ऊपर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं एक वाला हो गया, तो 8 2 10 प्लस वाई, तो 10 प्लस वाई और इसके बाद -5 हो जाएगा। ये हमारा कितना होना चाहिए 11 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये कितना हो जाएगा कि 5 प्लस वाई आएगा इक्वल टू यहाँ पर आपको कितना आना चाहिए 11 से कटना चाहिए। यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर y की जगह पर अगर हम लोग कितना रख दें 6 रख देंगे तो 6 5 11 आ जाएगा, यानी कि 11 आ जाएगा तो हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 20 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा 6। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि मैथमेटिक्स का था।
अब यहाँ से हमारा साइंस का पोर्शन शुरू होता है, जो कि 21 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट जनरली फाउंड इन एयर। आमतौर पर हवा में या कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन। तो देखिए दोस्तों, जो हवा होती है यह बहुत सारी गैसों की मिश्रण होती है, तो जिसमें से ऑक्सीजन भी रहता है, आर्गन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, लेकिन उसमें हाइड्रोजन नहीं होता है, क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील है। ठीक, तो ये हल्का भी होता है। तो हल्की गैसें जो होती हैं, क्या है कि हाइड्रोजन हल्की होने के कारण ये ऊपर उड़ जाती है, यानी कि हाइड्रोजन हल्के होने के कारण ये ऊपर उड़ती है। ठीक, इसी तरह से आप लोग देखे होंगे, जो गुब्बारा रहता है उसमें हाइड्रोजन गैस भरा जाता है, तो क्या होता है, गुब्बारा ऊपर उड़ता है। ठीक, तो गुब्बारा ऊपर उड़ता है क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन उसमें भरा रहता है, और हाइड्रोजन जो है हल्की गैस है। ठीक, तो वो वायुमंडल से ऊपर जाने की कोशिश करता है। ठीक, तो यहाँ पर आमतौर पर हवा में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? तो हाइड्रोजन नहीं पाई जाती, जबकि ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन ये सब पाई जाती हैं। तो 21 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखा जाए, तो 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फंडामेंटल पैरामीटर इन फिजिक्स। भौतिक विज्ञान में मूलभूत मापदंड की पहचान करें। एक तो है वेट, भार, फोर्स, बल, यानी कि टाइम, समय, डेंसिटी, घनत्व। तो देखिए, मूलभूत मापदंड की पहचान करिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका है समय, समय यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, जो कि भौतिक मूलभूत मापदंड है। ठीक, बाकी वेट हो गया, फोर्स हो गया, डेंसिटी, ये आपका मापन में नहीं प्रयोग होते हैं, मतलब मूलभूत मापदंड नहीं है। जबकि समय क्या है, हमारा मूलभूत मापदंड है, फंडामेंटल पैरामीटर है। ठीक, देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि लाइट ईयर इज यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ। जो प्रकाश वर्ष होता है किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, जो प्रकाश वर्ष होता है इसको मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, यह दूरी को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक, तो डिस्टेंस, दूरी को मापने के लिए हम लोग प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक, 24 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, 24 नंबर का कि केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। तो कॉमन साल्ट यानी कि जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए NaOH जो होता है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड होता है, यही हमारा साधारण नमक होता है। ठीक, यही हमारा साधारण नमक है। बाकी ये हो गया आपका। ठीक, तो 24 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर का अगर क्वेश्चन देखा जाए, तो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, विच ऑफ द लेटर डज नॉट अंडरगो लेटरल इन्वर्जन इन प्लेन मिरर। समतल दर्पण में कौन सा अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है? यानी कि ऐसा, ये जो चारों अक्षर दिए गए हैं, इसको अगर किसी दर्पण में हम लोग देखें तो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो, ऐसा कौन सा अक्षर है? तो देखिए यहाँ पर एच को अगर हम लोग दर्पण में देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एच ऐसे दिखेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग यफ को अगर दर्पण में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर यहाँ पर जी को देखेंगे तो यहाँ पर हमारा दर्पण में कुछ इस तरह से जी दिखेगा। अब यहाँ पर हम लोग दर्पण में देखेंगे डी को, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से डी हमें दिखेगा। लेकिन यहाँ पर एच जो है, देखिए ये हमारा कि परिवर्तन नहीं हो रहा है एच वाले में, तो यहाँ पर पार्श्व परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 25 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 26 नंबर का अगर हम लोग क्वेश्चन देखें, तो 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मली विच गैस इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर। आग को बुझाने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, आग को बुझाने के लिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग हम लोग आग बुझाने के लिए यूज करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 26 का डी आंसर। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज बिकॉज देयर एटमॉस्फेरिक क्या। तो सबसे सही विकल्प का चयन करें। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर पानी का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडल होता है वो कैसा होता है? देखिए, तो जो वहाँ का वायुमंडलीय दबाव होता है वह कम हो जाता है। तो 27 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि पानी का क्वथनांक कम हो जाता है अधिक ऊंचाई पर जाने पर, क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडलीय दबाव यानी कि जो प्रेशर होता है वह कम हो जाता है। ठीक, तो दबाव कम होने की वजह से क्या होता है, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। यहाँ पर 27 का ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है
कह रहा है कि द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फोर्स इज, बल के मापन की इकाई क्या है। तो देखिए बल जो हम लोग मापते हैं वह न्यूटन में मापते हैं, ठीक। तो बल का जो इकाई है वह हमारा न्यूटन है। वाट किसका है, तो देखिए दोस्तों जो वाट है ये हमारा किसका है, तो शक्ति का है, ठीक। तो ये हमारा शक्ति का है। जूल किसका है, तो ये हमारा कार्य का है या ऊर्जा का है, ठीक। तो कार्य का है या ऊर्जा का है, ठीक। तो कार्य क्या या फिर ऊर्जा का है। न्यूटन किसका है, तो ये हमारा बल का है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इज इन सेंटीमीटर। सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी सेंटीमीटर होती है, तो ये होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। 30 नंबर के यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कह रहा है यहाँ पर व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह पर जी का औसत मान कितना होता है। तो देखिए पृथ्वी की सतह पर जी का जो औसत मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर इस तरह से अगर देखा जाए तो 9.8 यहाँ पर एक तो ऑप्शन में बी में मिल रहा है और ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, लेकिन इन दोनों में कौन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है ये हमारा होता है मात्रक। जी का जो हमारा मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर जो मीटर प्रति सेकंड है ये हमारा वेग का होता है या चाल का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक, जी का मान। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31 नंबर का कह रहा है द फ्रॉम सन द लाइट रीचेज टू अर्थ इन विच मिनट। कह रहा है सूर्य से प्रकाश कितने मिनट में पृथ्वी तक पहुंचता है। तो देखिए जो सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, अगर हम दोस्तों एक्यूरेट मिनट की बात करें तो एक्यूरेट मिनट जो होता है यहाँ पर हम आपको बता दें वह होता है हमारा 8 मिनट 8 मिनट और 16.6 सेकंड होता है, ठीक। कहीं कहीं पर इससे आपको 8 मिनट 16 सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं पर आपको 8 मिनट 20 सेकंड आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं पर आपको 500 सेकंड देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन में कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पर अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम लोग मैच करें तो यहाँ पर हमारा 8 आंसर आ जाएगा, जो कि एक्चुअल में होता कितना है, तो 8 मिनट होता है और 16.6 सेकंड होता है, ठीक। एक्चुअल में हमारा यही होता है। तो ऑप्शन में आपको 8 मिनट मिल जाए अगर है, या फिर 8 मिनट 16.6 सेकंड मिल जाए, या 8 मिनट 16 सेकंड, या 8 मिनट 20 सेकंड, या 500 सेकंड, तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो एक्यूरेट है ये आपका 8 मिनट 16.6 सेकंड है, ठीक। 32 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग देखेंगे। कह रहा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज अबाउट विच टाइम्स हैवियर। कह रहा है इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन होता है यह लगभग कितना गुना भारी होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की तुलना में जो प्रोटॉन होता है यह लगभग 1836 गुना भारी होता है। तो 1836 गुना भारी होता है। 32 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड वेरीज डायरेक्टली विथ वाइब्रेटिंग बॉडी। ध्वनि की प्रबलता कंपनशील वस्तु के किसके साथ परिवर्तित होती है। तो देखिए जो ध्वनि की प्रबलता होती है कंपनशील वस्तु के क्या होता है कि आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड के साथ परिवर्तित होती है। तो 33 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा आयाम, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट कंटेन वन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंसी सेल। कह रहे निम्न में से कौन से पदार्थ के वैलेंसी सेल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर जो सोडियम होता है इसका होता है परमाणु क्रमांक 11। इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास करेंगे तो 2 8 1 होता है, लास्ट में एक आता है। लिथियम होता है 3 परमाणु क्रमांक होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 1 लास्ट में एक आता है। हाइड्रोजन का करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लास्ट में एक बचा हमारा क्या, तो 20 यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कैल्शियम को होता है 20। अब 20 को अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 8 8 और 2 आता है। तो लास्ट में यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन आता है जो कि एक आना चाहिए था, ठीक।
तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो कैल्शियम वाले में हमारा नहीं होता है। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इन ए लीटर। कह रहा है सामान्य तापमान और दबाव पर एक मोल गैस की मात्रा लीटर में कितनी होती है। तो देखिए सामान्य तापमान और दबाव पर एक मोल गैस की जो मात्रा होती है वह होती है 22.4 लीटर। तो 22.4 लीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट हीलियम इज। कह रहे हीलियम की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए जो हीलियम की संयोजकता होती है वह 0 होती है। यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 0। 37 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। देखिए विद्युत ऊर्जा को अगर यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है तो उसे हम लोग बोलते हैं मोटर। ठीक, तो यांत्रिक ऊर्जा में अगर परिवर्तन हो रहा है यानी कि विद्युत ऊर्जा से अगर यांत्रिक ऊर्जा में हो रहा है तो हमारा मोटर, लेकिन यांत्रिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो हमारा जनरेटर होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एट विच टेम्परेचर बोथ द फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड सेल्सियस हैव स्केल्स हैव द सेम वैल्यू। कह रहा है किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल दोनों का मूल्य समान होता है। तो देखिए जो -40 डिग्री सेल्सियस होता है इस पर क्या होता है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों समान टेम्परेचर होता है। 39 नंबर का अगर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 1 हावर पावर इज इक्वल टू कितना वाट होता है। कह रहा है 1 हर्ट्ज पावर में कितने वाट होते हैं। तो 1 हर्ट्ज पावर इक्वल टू होता है 146 वाट के। ठीक, तो 1 हर्ट्ज पावर इक्वल टू 146 वाट हो जाएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच वेव कैन नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम माध्यम में कौन सी तरंगों को संचारित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए जो ध्वनि तरंगे होती हैं उसे हम लोग वैक्यूम में हम लोग संचारित नहीं कर सकते हैं। तो 40 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा साउंड, यानी कि ध्वनि को हम लोग, ध्वनि को क्या है कि गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक, तभी वो चलती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि नहीं जा सकती है। अब यहाँ पर देखिए सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आ गए। अब यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस को देखने को मिलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आईपीएल इज प्रॉपरली नोन एज। सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें कि आईपीएल जो लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो आईपीएल का जो फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग होता है। तो 41 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन प्रीमियर लीग। 42 नंबर के यहाँ पर अगर क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कैपिटल ऑफ मेघालय इज। मेघालय की राजधानी क्या है। तो देखिए दोस्तों मेघालय की जो राजधानी है वो होता है शिलांग। तो मेघालय शिलांग हो गया। असम का देखिए ये जो दिसपुर है ये हमारा असम का है। ठीक, नागालैंड का कोहिमा होता है। देखिए यहाँ पर 43 नंबर का क्वेश्चन है कि हॉनरेबल श्री या श्रीमती इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। श्रीमती या माननीय श्री भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो देखिए दोस्तों जिस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हमारे रंजन गोगोई। तो रंजन गोगोई यहाँ पर आपका ऑप्शन में दिया गया था। ठीक, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे। रंजन गोगोई के बाद यहाँ पर बने थे शरद अरविंद बोबड़े। कौन बने थे, शरद अरविंद बोबड़े। ठीक, लेकिन अब शरद अरविंद बोबड़े के बाद फिर इसके बाद जो वर्तमान में बने हैं या वर्तमान में है वो है आरवी रमन। आरवी रमन है या आरवी रमना। ठीक, तो यहाँ पर अब आपको अगर एक क्वेश्चन देखा जाए तो वर्तमान समय में जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो आरवी रमन है। ठीक, तो आरवी रमन यहाँ पर ऑप्शन में अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक, क्योंकि यह हमारा पिछले साल का पेपर है। तो ये हो गया आपका। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू रिटर्न श्री डट इंडियन एयर फोर्स पायलट इन फरवरी 2019 आफ्टर मैथ बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडियन एयरफोर्स। फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना द्वारा बालाकोट हवाई हमले के बाद पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना के पायलट श्री किसको मजबूरन लौटाना पड़ा था। तो ये
आप लोगों को पता होगा, बताना हमें नहीं पड़ेगा। उनका नाम था अभिनंदन, जो कि आप सभी को पता है, उस समय काफ़ी वायरल हुए थे ये। और 45 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच स्टेट डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ चाइना, कौन सा ऐसा राज्य है जो कि चाइना के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। तो देखिए चाइना के साथ या चीन के साथ जो अपना सीमा साझा नहीं करता है वो है नागालैंड। नागालैंड क्या है कि चाइना के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है, जबकि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम ये तीनों क्या है कि चाइना के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूशंस आर देयर इन इंडिया, भारत में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। तो देखिए भारत में लोकसभा निर्वाचन जो क्षेत्र हैं यह है 543। तो 543 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बी हो गया हमारा करेक्ट। देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, करेक्ट गरुड़ा इज द नेम ऑफ एयरलाइन ऑफ द कंट्री, यानी कि जो गरुड़ है किस देश के एयरलाइन का नाम है। तो देखिए जो गरुड़ है ये जो है ये हमारा है मलेशिया का, सॉरी इंडोनेशिया का है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो गरुड़ है यह इंडोनेशिया देश का एयरलाइंस का नाम है। तो 47 के यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच सिटी डज नॉट ट्रेडिशनली होल्ड कुंभ मेला, किस शहर में कुंभ मेला नहीं लगता है। तो देखिए जिस शहर में कुंभ मेला नहीं लगता है वही आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, एक तो आपका उज्जैन में कुंभ मेला लगता है, तो एक ये हो गया। दूसरा कहाँ पर लगता है, दूसरा आपका लगता है हरिद्वार में लगता है। ठीक, और इसके बाद तीसरा आपका लगता है कहाँ पर, प्रयागराज में लगता है। ठीक, और ये हो गया आपका 48 का बचा क्या हमारा वाराणसी। तो वाराणसी में हमारा क्या है कि कुंभ मेला नहीं लगता है। और एक हमारा बचता है नासिक, नासिक में हमारा कुंभ मेला लगता है। तो यही 4 जगह ऐसे हैं जहाँ पर हमारा कुंभ मेला लगता है। एक तो हमारा है उज्जैन, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है प्रयागराज, चौथा है हमारा नासिक। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 4 जगह पर कुंभ मेला लगते हैं, बाकी कहीं पर कुंभ मेला नहीं लगते हैं। ठीक, तो वाराणसी यहाँ पर हमारा क्या है कि कुंभ मेला नहीं लगता है। 49 नंबर का जो क्वेश्चन है, कह रहे इन बैंकिंग सिस्टम एटीएम स्टैंड्स फॉर, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है एटीएम का फुल फॉर्म। ठीक, तो 49 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है कि सौर साइक्लोन स्ट्रक द कोस्ट ऑफ उड़ीसा इन फर्स्ट वीक ऑफ मई 2019, प्रचंड चक्रवाती तूफान मई 2019 के पहले सप्ताह में उड़ीसा के तट से टकराया था, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम था फनी। तो फनी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फनी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो प्रिलिमिनरी पेपर फर्स्ट है ये हमारा कंप्लीट होता है, जो कि ऑपरेटर वालों के लिए था। और इसका पेपर सेकंड हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।